नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन कक्षा 12 की स्वतंत्र भारत में राजनीति के तीसरे चैप्टर से संबंधित चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक भाग की अपन ने चर्चा की। अभी नियोजित विकास की राजनीति का ये दूसरी क्लास है। तो इसमें आपके सिलेबस के अनुसार अपन देखते हैं नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति, इसका मतलब ये हो गया कि यदि योजनाबद्ध तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें तो वो चीज है प्लान्ड डेवलपमेंट, नियोजित विकास। अब नियोजित विकास दो तरीके से किया जा सकता है। एक स्थिति होती है जो केंद्रीकृत नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन, और दूसरा तरीका रहता है विकेंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग और डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। तो देखो किस तरीके से केंद्रीकृत में क्या होता है, इसके बारे में अपन ने देखा कि योजना आयोग का निर्माण हुआ था जनवरी 1950, जो मार्च 1950। और उसके बाद ये अपन ने देखा कि योजना आयोग के अकॉर्डिंग प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऐसे करके 2012 से 17 के मध्य 12वीं पंचवर्षीय योजना आई। ये कुल योजनाएं किसके द्वारा संचालित थी? ये थी योजना आयोग के माध्यम से। और योजना आयोग अपने तरीके से ये सलाह देता और फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसको प्रभावी बनाती। कहने का मतलब वो तरीका क्या था? केंद्रीकृत नियोजन, जिसमें सारी की सारी प्लानिंग से संबंधित पावर है वो एक केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद के पास होती है। दूसरा है विकेंद्रीकृत। तो ये आपके सिलेबस में है कि विकेंद्रीकृत नियोजन है क्या। विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब है कि इसमें राज्य भी अपने तरीके से अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाएं या फिर कोई बड़ी परियोजनाओं का निर्माण करें। मात्र बड़े उद्योग और परियोजना ही नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य नहीं होता, बल्कि और भी कई पहलू होते हैं जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। तो आज ये विकेंद्रीकृत नियोजन से संबंधित अपन देखेंगे। देखो विकेंद्रीकृत जो नियोजन है, इसका शुभारंभ हुआ कहां पे? केरल से, डिसेंट्रलाइजेशन प्लान। और इसे केरल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, केरल मॉडल। इसमें था क्या? केरल मॉडल के अंतर्गत था कि यहाँ की जो सरकार थी उसने महत्वपूर्ण पहलू जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खाद्य सुरक्षा, कहने का मतलब ये हुआ कि केरल मॉडल के अंतर्गत शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, खाद्य सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया, ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके, उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके और लोगों को शिक्षित किया जा सके। क्योंकि एक शिक्षित युवा होता है वो आगे चल करके भारत के जितने भी संसाधन हैं उसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान अवश्य करता है। तो इसलिए केरल में आपको बताया कि 7% साक्षरता है। तो इस प्रकार का मॉडल जो यहाँ की सरकार ने अपनाया था, जिसके अंतर्गत ये शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, भूमि सुधार, इस प्रकार की बातें इसमें की गई ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तो ये जो यहाँ की सरकार ने जो मॉडल अपनाया, केरल की सरकार ने, इसे केरल मॉडल के नाम से जानते हैं।
जिसमें मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, भूमि सुधार ऐसे पहलुओं की चर्चा की गई। और इसी कारण से आपको बताया कि केरल के अंतर्गत ये 70% तो साक्षरता है, 70% साक्षरता। यहाँ पे जीवन प्रत्याशा दर है वो उच्च है, जीवन प्रत्याशा दर है वो भी उच्च है। हालांकि यहाँ पे औद्योगिकरण भी कम है, यहाँ की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी कम है, परंतु इन लोगों का जो जीवन का जो रहन सहन है वो उच्च स्तर का है। यहाँ पे लोगों की आयु है वो भी औसत आयु भी ज्यादा है, और यहाँ के लोग पढ़े लिखे भी ज्यादा है। और इसी कारण से शिशु मृत्यु दर है वो क्या है, कम है, शिशु मृत्यु दर कम, और मातृ मृत्यु दर भी कम है, मातृ मृत्यु दर ये भी बहुत कम है। यहाँ पे जन्म दर भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि केरल जो मॉडल है इसमें भले ही उच्च उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उच्च उद्योगों की स्थापना इसमें नहीं की गई, और न ही किसी प्रकार की इस प्रकार की जो मॉडल अपनाया गया जिसके अंतर्गत पर्यावरण को हानि होती हो या अन्य प्रकार से भूमि से संबंधित किसी प्रकार का प्रदूषण होता हो। तो इन लोगों ने, यहाँ की सरकार ने इन मुद्दों पे ध्यान दिया, और इस कारण से इनको ये बेनिफिट मिला कि 70% तो साक्षरता हुई उनकी। जीवन प्रत्याशा दर है, जीवन प्रत्याशा दर का मतलब हो गया कि जो औसत उम्र है वो कितनी है, तो वो इनकी इन लोगों की 70 से ऊपर है। शिशु मृत्यु दर है वो भी यहाँ पे कम, कहने का मतलब जब प्रसव होता है तो उस टाइम पर बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे शिशु हैं उनकी डेथ होती है। मातृ मृत्यु दर भी प्रसव काल में बहुत कम है, जन्म दर इसमें कम है। कहने का मतलब ये परिवार नियोजन जैसे शब्दों की महत्ता भी जानते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट ये एक तो है हरित क्रांति, हरित क्रांति। अब किताब में ये दो टॉपिक ऐसे हैं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जिनको अब की बार सिलेबस से हटा दिया गया है। परंतु यदि एग्जाम की दृष्टि से, अपने कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की बुक जिसमें पहले थे अभी वर्तमान में इसमें शामिल नहीं है, तो उन चीजों को भी अपन इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो देखो इसमें हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक विश्व में देखें, विश्व में जनक है फादर ऑफ ए ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ए ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति किस प्रकार की क्रांति, हरित का मतलब ये कृषि की पैदावार बढ़ाने से संबंधित है, कि ताकि कोई भी देश है वो खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। हुआ क्या था कि 1960 का जो काल था उस काल में खाद्यान्न संकट पैदा हुआ था, खाद्य संकट, और इस कारण से विदेशों से भारत में भी खाद्यान्न का आयात किया गया था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति पूरे विश्व स्तर पे प्रारंभ हुई थी 1960 के दशक में। 1960 का जो दशक है वो हरित क्रांति से संबंधित है, और विश्व स्तर पर इसका जो जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग। और यह क्रांति मैक्सिको, जो कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, मैक्सिको से प्रारंभ हुई थी। नॉर्मन बोरलॉग को इसीलिए 1970 में
नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार। उन्नीस सौ 70 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? नॉर्मन बोरलॉग। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसने क्या किया? कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए HYV इस तकनीक का उपयोग किया गया। HYV क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज। इसका मतलब ये हो गया उच्च उपज की किस्में। इस प्रकार की ब्रांडें, इस प्रकार की खाद्यान्न की किस्में, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, तो इन सब में क्या किया गया? इस प्रकार की उन्नत किस्म तैयार की गई ताकि उससे उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़े। फसल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बने, इस प्रकार का उद्देश्य लेकर के हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। पूरे विश्व स्तर पे इसके फादर कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत में भी इस क्रांति का श्रेय, हरित क्रांति को चलाने का श्रेय है, वो जाता है MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। MS स्वामीनाथन ने क्या किया कि जो हरित क्रांति का रिजल्ट देखा मैक्सिको के अंतर्गत, तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत में पंजाब में लेकर के आए कि किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार की तकनीकी को भारत में 1966 से 68 का जो काल है, इसमें हरित क्रांति का जो मॉडल है उसको अपनाया गया था। और इसको अपनाने का श्रेय दिया किसे जाता है? MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के कारण हुआ क्या था? तो इससे संबंधित हरित क्रांति के माध्यम से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ के जो किसान थे वो सक्षम थे और ये इनको नॉलेज भी था कि किस तरीके से खेती की जा सकती है। तो खेती का नॉलेज होने के कारण से ये मॉडल लगभग इन क्षेत्र में ज्यादा अपनाया गया। और इसके लिए किसानों को क्या दिया गया था? इन क्षेत्रों के अंतर्गत किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाएगी, और साथ में उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधा, और कृषिगत जो औजार हैं, कृषिगत यंत्र भी उपलब्ध करवाएंगे। देखो हरित क्रांति में क्या हुआ था? भारत में ये 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, इन किसानों ने हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। इन लोगों को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करवाया गया, उर्वरक, खाद ये उपलब्ध करवाएगी, कीटनाशक जो खरपतवार होती है उनसे सुरक्षा के लिए कीटनाशक, विभिन्न प्रकार के जो कृमि होते हैं, जो इसके अंतर्गत जितने भी कीट होते हैं उनसे फसल के नुकसान को बचाने के लिए इस प्रकार के कीटनाशक दिए गए, फर्टिलाइजर दिए गए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी, कृषिगत यंत्र। कहने का मतलब ये हुआ कि विभिन्न प्रकार के कल्टीवेटर, जो कृषि के आधुनिक संसाधन थे, वो भी इनको उपलब्ध
करवाए गए। इस कारण से भारत में इतने प्रकार के जो स्टेप उठाए, उससे हुआ क्या कि भारत में फसल उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। और वो वृद्धि मुख्यतः किन फसलों में हुई थी? एक नंबर पे है गेहूं, और दूसरे नंबर पे इसमें चावल। ये जो हरित क्रांति थी, ये मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, न कि किसी प्रकार की तिलहन या दलहन से संबंधित थी। इसमें केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। और ज्यादातर जो उत्पादन हुआ था वो गेहूं का हुआ, और दूसरे नंबर पे चावल। इसमें बाजरा भी शामिल था, और इसके अंतर्गत मक्का भी शामिल था। कहने का मतलब ज्वार है, मक्का है, गेहूं है, चावल है। इस प्रकार के खाद्यान्न उत्पादन में इसमें बढ़ोतरी हुई थी। ये जो हरित क्रांति है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा अपन ने देखा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चला। और 1966 से लेकर के 68 के समय के अंतर्गत ये भारत में प्रारंभ हुई थी। अब देखो इसके सकारात्मक परिणाम क्या निकले और नकारात्मक क्या हुआ इसका रिजल्ट। तो सकारात्मक की बात करें, एक तो सकारात्मक और दूसरे प्रभाव अपन देखेंगे नकारात्मक। नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या पड़े। तो सकारात्मक की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान समृद्ध हुए, क्योंकि उनकी आय में क्या हुई थी? वृद्धि। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, तो इसका मतलब आय में भी क्या हुआ थी? वृद्धि हुई थी। दूसरी बात, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई। तीसरी बात, भारत खाद्यान्न उत्पादन में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगा। तो इस प्रकार की कुछ बातें, जो कि भारत में खाद्यान्न दूसरे देशों से आयात होता था, तो उस आयात में भी कमी आई। नेक्स्ट इसमें नकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ी? एक तो क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। क्षेत्रीय असमानता का मतलब है ये जो 3 स्टेट थे, उन स्टेटों के किसान तो समृद्ध हो गए, तो किसानों में भी एक अमीर और गरीब, इस प्रकार की असमानता पैदा हुई थी। एक चीज ये भी कि इसके कारण से खाद्यान्न में ही बढ़ोतरी हुई। दलहन, तिलहन, इस प्रकार की जो फसलें हुई थी वो चौपट हो गई, क्योंकि इनकी तरफ इसमें ध्यान नहीं दिया गया था। तीसरी बात, कीटनाशक का और उर्वरक का, केमिकल का जब उपयोग किया गया, तो इससे भूमि प्रदूषण भी बढ़ा। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ और नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, देखो व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है। व्हाइट रिवॉल्यूशन का यदि अपन ने डायरेक्ट संबंध देखें तो ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन। ये क्रांति किस तरीके से चली थी? तो भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए पहला जो प्रयास किया गया था, वो किया था वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन ने ऐसा देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करें। गांवों की जो अर्थव्यवस्था है, गांवों के जो लोग हैं, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाए, गांवों के अंतर्गत रोजगार के साधन कैसे पैदा करें। इसलिए वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति चलाई थी। तो देखो श्वेत क्रांति में हुआ क्या कि वर्गीज कुरियन ने एक कार्यक्रम चलाया इसके तहत ही, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के बारे में बहुत सी बार विश्व स्तर पे चर्चा होती है। इसका रीजन ये है कि भारत के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम है 13 जनवरी 1970 को चलाया गया था।
और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सहकारी क्षेत्र में भारत के जो ग्रामीण लोग हैं, स्त्री पुरुष, उन सबको इस उत्पादन में जोड़ना। और दुग्ध उत्पादन के साथ साथ ही डेयरी व्यवसाय है, पशुपालन है, और भी अन्य प्रकार के जो कि मिल्क पर आधारित जो उत्पाद होते हैं, उन सब की चर्चा ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत की गई। ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है, ये 13 जनवरी 1970 को गुजरात के आणंद शहर में चलाया गया था। और यहाँ पर ही इसके लिए एक बड़ी डेयरी की स्थापना हुई जिसका नाम है अमूल डेयरी। अमूल डेयरी। तो अमूल डेयरी के स्थापना में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो वो है वर्गीज कुरियन का। और अमूल का उत्पाद आज भी अपन देखते हैं मार्केट में, इसकी डेयरी भी है और विभिन्न प्रकार के सब प्रोडक्ट हैं वो भी इसके मिलते हैं। दूध की क्रीम से संबंधित अपन देखें, पनीर भी आता है, छाछ भी आती है। तो इस प्रकार की कई चीजें इससे संबंधित हैं। तो इसका संबंध डायरेक्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। वर्गीज कुरियन के माध्यम से ऑपरेशन फ्लड 13 जनवरी 1970 को गुजरात के आणंद शहर से चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें, पहली बात है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गांवों की जो लोग हैं उनकी आमदनी को बढ़ाना। दूसरी बात ये माइग्रेशन को रोकना। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से जो लोग होते हैं वो शहरों की ओर पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में। तो यदि उनको रोजगार गांवों में मिल जाए तो उनका इसका मतलब ये हुआ कि उनको रोजगार भी एकदम स्थानीय जगह पे मिलेगा। दूसरी बात है वो परिवार के साथ रह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधारा लेकर के वर्गीज कुरियन आए। नेक्स्ट है वर्गीज कुरियन की यदि अपन देखें तो इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ये भी कई बार पूछा जाता है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। और वर्गीज कुरियन 1921 से लेकर के और 2012 तक इनका जीवन काल रहा था। ये केरल से संबंधित थे, केरल से। और ये इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर को। इसीलिए राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को इनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस की बात करें, विश्व दुग्ध दिवस तो वो मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को अपने को मुख्य रूप से एक तो जो वर्गीज कुरियन है इन्हें खाद्य सुरक्षा का भी पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म श्री अवार्ड भी मिला है, रमन मैगसेसे अवार्ड भी इनको मिला था। इस प्रकार के कई पुरस्कार वर्गीज कुरियन को मिले हुए हैं। अपने को 3 बातों को याद करना है। श्वेत क्रांति का मतलब क्या है? दुग्ध उत्पादन। दूसरी बात, ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड किस राज्य से चलाया गया? गुजरात से। चला कब? 13 जनवरी 1970। ये कुछ बातें अपने को इससे संबंधित याद रखना है। देखो सहकारी क्षेत्र है, सहकारी क्षेत्र में जो विशेष योगदान देते हैं उन लोगों को मनोनीत किया जाता है विधानसभा के अंतर्गत भी। ऐसा भी अपने इसमें देखा 171 आर्टिकल के अंतर्गत। तो इन चीजों को भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसमें अपन देखते हैं मुख्यतः इसमें जो चर्चा हुई थी
वो एक तो नियोजित विकास की बात हुई, नियोजित विकास। दूसरी चर्चा हुई इसमें योजना आयोग से संबंधित थी। तीसरी अपन ने इसमें देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसके बाद ये विकेंद्रीकृत नियोजन। देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषद में, विधान परिषद में राज्यपाल के माध्यम से 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और उसमें एक बात अपन ने की थी, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारी क्षेत्र से संबंधित जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनको विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। ये चीज है। तो चलो ये तो अपन इसमें देख रहे हैं कि मुख्यतः अपन ने जो चर्चा की वो नियोजित विकास से संबंधित चर्चा की, योजना आयोग से संबंधित चर्चा की। नियोजित विकास का मतलब यही है कि एक तरीके से जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो एक प्रकार का मॉडल है वो है नियोजित विकास। योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग का निर्माण हुआ और वर्तमान में योजना आयोग जो 1950 में बना था, इसकी जगह वर्तमान में कौन सा आयोग है? नीति आयोग। तो नीति आयोग की भी अपने चर्चा की थी। आपको ये बताना है कि नीति आयोग बना कब था, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा की। प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसमें सर्वाधिक वे है वो कृषि पर किया गया था। कृषि की जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के मकसद इसका प्रमुख उद्देश्य है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि अपन ने देखा उद्योगों की स्थापना से संबंधित थी, बड़े बड़े उद्योग इसमें लगाए गए थे, भिलाई है, राउरकेला है, ऐसे उद्योग इसी में लगे थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी वो थी हेरोडे डोमरे मॉडल। तो ये भी अपने को इसमें याद रखना है। फिर आज अपने चर्चा की विकेंद्रीकृत नियोजन से। तो नियोजन दो प्रकार का, यदि इस प्रकार की प्लानिंग जो कि किसी एक ही जगह से सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू होती है तो वो तो है केंद्रीकृत नियोजन, जो कि योजना आयोग के माध्यम से अपने विभिन्न प्रकार की 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अपने देखा था। दूसरी जो तरीका होता है वो है विकेंद्रीकृत नियोजन। डिसेंट्रलाइजेशन जो प्लानिंग है उसमें विभिन्न प्रकार के राज्य अपने तरीके से अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और ऐसा अपने विकेंद्रीकृत नियोजन का मॉडल जो देखा वो केरल में देखा और उसे केरल मॉडल के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ से बनने की पूरी संभावना है कि केरल मॉडल क्या है, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद अपने श्वेत क्रांति की और हरित क्रांति की बात की, ये अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है। यदि आप किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करें तब आपको उससे संबंधित थोड़ी बातें याद रखनी। तो इस प्रकार से जो चैप्टर तीसरा था उसके बारे में अपन ने चर्चा की। कुल मिलाकर के अब तक 3 जो लेसन है उनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। यदि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी देखने हैं तो इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो सहपाठी हैं, जो क्लासमेट हैं, उनके साथ चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।